टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट काफी बदल गया है। 20वीं सदी के मिड में किसी देश की ताकत उसके स्टील आउटपुट और नेवल फ्लीट के टनेज से मापी जाती थी। 21वीं सदी की शुरुआत तक ये फाइनेंशियल हेजेमनी और सॉफ्ट पावर की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन 2030 तक नेशनल सर्वाइवल का मेन मेट्रिक सॉवरेन कंप्यूट कैपेसिटी यानी एससीसी बन गया है। जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी पोस्ट लेबर रियलिटी में बदल रही है, स्टेट अब फॉरेन ओन इंटेलिजेंस का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रह सकता। गवर्नेंस के फंडामेंटल फंक्शंस के लिए किसी थर्ड पार्टी एपीआई पर रिलाई करना, पावर ग्रिड मैनेज करने से लेकर पिछले सेक्शन में डिस्कस किए गए यूबीआई डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करने तक अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर करने जैसा है। अगर किसी देश का कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर किसी फॉरेन क्लाउड पर होस्टेड है तो वो एक सॉवरेन स्टेट नहीं बल्कि एक डिजिटल वॉसल है। द जियोपॉलिटिकल इंपरेटिव एज आई एज द न्यू हाई सीज। हिस्टोरिकली ग्रेट पावर्स वही थे जो ग्लोबल कॉमन्स को सिक्योर कर सकते थे, खास तौर पर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स जो फिजिकल गुड्स के एक्सचेंज के लिए जरूरी थे। 2030 के दशक में कॉमन्स का मतलब है फाउंडेशनल मॉडल्स का लेटेंट स्पेस। नेशनल सिक्योरिटी अब सिर्फ बॉर्डर्स को फिजिकल इनकर्सन से बचाने के बारे में नहीं, बल्कि इन्फ्रेंस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। स्ट्रेटेजिक लॉजिक एकदम क्लियर है, कोई भी देश जिसके पास अपना स्टेट लेड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वह कॉग्निटिव सैंक्शंस के लिए वल्नरेबल है। हमने इसकी पहली झलक 20वीं सदी के लेट 20s में देखी थी, जब जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन की वजह से स्पेसिफिक रीजंस के लिए हाई लेवल रीजनिंग टोकन्स को थ्रॉटल किया गया, जिससे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स रातों रात अंधे हो गए। इसके रिस्पॉन्स में स्टेट ने एआई को कमर्शियल लग्जरी नहीं बल्कि पानी या बिजली की तरह एक क्रिटिकल यूटिलिटी के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। इस बदलाव के लिए कैपिटल की बहुत बड़ी लामबंदी की जरूरत है। जैसा कि सेक्शन 4.1 में विस्तार से बताया गया है, फ्रंटियर मॉडल पैरिटी को ट्रेन करने और बनाए रखने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हम अब रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों डॉलर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खरबों डॉलर्स की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर का ये ग्रेट एक्यूमुलेशन यानी खास तौर पर हाई डेंसिटी, हाई बैंडविड्थ मेमोरी क्लस्टर्स और स्पेशलाइज्ड सिलिकॉन न्यूक्लियर आर्म्स रेस का आधुनिक रूप बन गया है। सॉवरेन स्टैक का आर्किटेक्चर एक सच्चा स्टेट लेड इनिशिएटिव 3 ऐसे पिलर्स पर टिका है जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता: हार्डवेयर ऑटोनॉमी, एनर्जी डोमिनेंस और डेटा सैंक्टिटी। हार्डवेयर ऑटोनॉमी यानी हार्डवेयर की स्वायत्तता ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन 2030 के दशक की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। सॉवरेन एआई के लिए एक सिलिकॉन शील्ड की जरूरत है, यानी मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जरूरी चिप्स बनाने की घरेलू या सहयोगी क्षमता। स्टेट्स अब सप्लाई चेन के कुछ हिस्सों का राष्ट्रीयकरण कर रही हैं और जस्ट इन टाइम ग्लोबल मॉडल से हटकर जस्ट इन केस सॉवरेन स्टॉक पाइल की तरफ बढ़ रही हैं। एनर्जी डोमिनेंस यानी ऊर्जा पर दबदबा 2030 के दशक के मॉडल्स के लिए जरूरी कंप्यूट डेंसिटी ने पारंपरिक पावर ग्रिड्स को पुराना बना दिया है। सबसे सफल सॉवरेन आई प्रोजेक्ट्स वे हैं जो सीधे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। डेटा सेंटर्स को डेडिकेटेड कार्बन फ्री एनर्जी सोर्सेज के साथ को लोकेट करके स्टेट्स अपने नेशनल ब्रेन को ग्लोबल एनर्जी मार्केट की कीमत की अस्थिरता से बचा सकती हैं। डेटा सैंक्टिटी यानी डेटा की पवित्रता या एक कल्चरल मोड है। विदेशी मॉडल्स जो मुख्य रूप से वेस्टर्न या एंग्लो सेंट्रिक डेटा सेट्स पर ट्रेन किए गए हैं, उनमें अक्सर ऐसे इनहेरेंट बायस होते हैं जो दूसरे रीजन्स के सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सॉवरेन एआई एक राष्ट्र को अपने नेशनल डेटा कॉमन्स पर मॉडल्स को ट्रेन करने की अनुमति देता है, जिसमें उसका इतिहास, उसके लीगल प्रेसिडेंट्स और उसके यूनिक लिंग्विस्टिक नुआंसेस शामिल हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि एआई का वर्ल्ड व्यू नेशनल वैल्यूज के साथ अलाइन रहे। केस स्टडी द ग्लोबल साउथ सिंथेसिस। शायद इस स्ट्रेटेजिक पिवट का सबसे दिलचस्प उदाहरण ग्लोबल साउथ सिंथेसिस है, जो 2031 में बना एक इमर्जिंग मार्केट गठबंधन है, ये महसूस करते हुए कि वे अकेले नॉर्थ की कंप्यूट मोनोपोली से मुकाबला नहीं कर सकते थे। इन देशों ने एथलगार्ड बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज को एक साथ मिलाया, जो एक लोकलाइज्ड और स्टेट ओन फाउंडेशनल मॉडल है। जीएसएस मॉडल क्रांतिकारी है क्योंकि ये बड़े टेक कॉन्ग्लोमेरेट से पूरी तरह ऑफ ग्रिड है। मेंबर स्टेट्स में फैले मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर्ड कंप्यूट हब्स के डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का उपयोग करके जीएसएस ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो कल्चरली स्पेसिफिक है, यानी इसे सदर्न आर्काइव पर ट्रेन किया गया है, जो नॉन वेस्टर्न लिटरेचर, लीगल कोड्स और ओरल हिस्ट्रीज का एक विशाल रिपोजिटरी है। ये एपीआई इंडिपेंडेंट है, यानी ये सिलिकॉन वैली या शेनझेन के सर्वर्स से कनेक्ट नहीं होता है। इसका इन्फेरेंस पूरी तरह से लोकल है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा कभी भी डिजिटल बॉर्डर पार नहीं करता। इसमें रिसोर्स शेयर्ड है, यानी मेंबर नेशंस डेटा टाइप्स और एनर्जी यूनिट्स का योगदान देते हैं, जिसके बदले उन्हें प्रोपोर्शनल टोकन अलाउंसेस मिलते हैं, जिससे छोटी अर्थव्यवस्थाओं को भी फ्रंटियर लेवल इंटेलिजेंस का एक्सेस मिल जाता है, जो वरना बहुत महंगा होता। जीएसएस डिजिटल युग के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट का एक नया रूप है। अपने खुद के कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक बनकर इन देशों ने खुद को उस एल्गोरिथमिक कोलोनियलिज्म से बचा लिया है जो 2020 के दशक की पहचान थी। मैरीटाइम लेन से सेमीकंडक्टर चेन्स तक नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज में आए बदलाव ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। फ्रंटलाइन अब फैब्रिकेशन प्लांट और डेटा सेंटर है। हम काइनेटिक सिलिकॉन डिप्लोमेसी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। 2030 के दशक ने कंप्यूट प्रोटेक्शंस के उदय को देखा है, जहां सैन्य गठबंधन क्षेत्र की आपसी सुरक्षा के आधार पर नहीं बल्कि हाई एंड कंप्यूट तक आपसी पहुंच के आधार पर बनाए जाते हैं। किसी राष्ट्र का जियोपॉलिटिकल वेट अब उसके फ्लॉप्स पर कैपिटा यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। इसने डेटा लोकलाइजेशन कानूनों को सख्ती से लागू करने की स्थिति पैदा कर दी है। 2020 के दशक में डेटा नया तेल था, लेकिन अक्सर विदेशी संस्थाएं बिना किसी खास विरोध के इसे निकाल लेती थीं। आज डेटा को एक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है, जो मिनरल डिपॉजिट्स या ताजे पानी जितना ही जरूरी है।
कच्चे और अनरिफाइंड डेटा, खासकर हाई फिडेलिटी ह्यूमन इंटरेक्शन डेटा को एक्सपोर्ट करना अब आर्थिक देशद्रोह माना जाता है। स्टेट्स अब ये अनिवार्य बनाती हैं कि सारी रिफाइनिंग या ट्रेनिंग सॉवरेन जुरिस्डिक्शन के अंदर ही होनी चाहिए, ताकि इंटेलिजेंस सरप्लस डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर ही बना रहे। द स्ट्रेटेजिक सिनेरियो, द 2032 इन्फ्लुएंस एम्बार्गो। दांव पर क्या लगा है, ये समझने के लिए इन्फ्लुएंस एम्बार्गो के काल्पनिक लेकिन बढ़ते हुए संभावित परिदृश्य पर गौर करें। अगर कोई राष्ट्र अपनी लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर और अर्बन प्लानिंग को मैनेज करने के लिए किसी विदेशी एआई पर निर्भर है, तो उसकी एपीआई कीज को रद्द करने मात्र से तत्काल सामाजिक पतन हो जाएगा। ट्रैफिक सिस्टम विफल हो जाएंगे, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक टूल्स अंधेरे में डूब जाएंगे और एलोकेटिव एल्गोस जो यूबीआई को मैनेज करते हैं वे काम करना बंद कर देंगे। इस भेद्यता ने स्टेट्स को मिनिमम वायबल इंटेलिजेंस यानी एमवीआई पॉलिसी अपनाने पर मजबूर कर दिया है। यह अनिवार्य करता है कि किसी राष्ट्र के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक निश्चित प्रतिशत सॉवरेन लॉजिक पर चलना चाहिए, यानी ओपन सोर्स या स्टेट ओन्ड मॉडल्स जो एयर गैप्ड एनवायरनमेंट में काम कर सकें। ये 21वीं सदी का स्ट्रैटेजिक ग्रेन रिजर्व के बराबर है। बात यह नहीं है कि हर समय सबसे बेहतरीन एआई हो, बात यह है कि जब ग्लोबल नेटवर्क लड़खड़ा जाए तो आपके पास अपना खुद का एआई हो। ब्यूरोक्रेटिक स्टैग्नेशन और एजाइल इंटेलिजेंस के बीच की चुनौती, जहां सोवरेन एआई की तरफ बढ़ना एक जियोपॉलिटिकल जरूरत है भी, यह एक गहरा आंतरिक विरोधाभास भी पैदा करता है। सवाल यह है कि एक स्टेट अपनी कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल कैसे बनाए रखे बिना उस इनोवेशन को दबाए जो उसे इतना पावरफुल बनाता है। प्राइवेट सेक्टर की एजाइल इंटेलिजेंस रॉ एफिशिएंसी और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के मामले में लगभग हमेशा बेहतर होती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर मुनाफे से प्रेरित होता है, नेशनल स्टेबिलिटी से नहीं। अगर किसी कॉर्पोरेशन का मॉडल किसी विदेशी दुश्मन की सेवा करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो वो अंत में ऐसा ही करेगा जब तक कि स्टेट उसे रोक न दे। परिणाम स्वरूप हम डुअल ट्रैक इंटेलिजेंस इकोनॉमी का उदय देख रहे हैं। सोवरेन कोर यानी एक स्टेट फंडेड बहुत ही सिक्योर और अपेक्षाकृत कंजर्वेटिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर फंक्शंस जैसे डिफेंस, एनर्जी, सोशल सेफ्टी नेट्स और लीगल एजुकेशन को संभालता है। ये एआई का पब्लिक यूटिलिटी मॉडल है। प्राइवेट पेरिफेरी यानी प्राइवेट एआई फर्मों का एक अत्यधिक रेगुलेटेड लेकिन मार्केट ड्रिवन इकोसिस्टम जो सोवरेन कोर के ऊपर काम करता है या नीश एप्लीकेशंस डेवलप करता है। इन फर्मों को इनोवेशन की आजादी तो दी जाती है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट ओवरले के अधीन होती हैं, जो कि हार्ड कोडेड बाधाएं हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि उनके एजेंट स्टेट के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ काम न कर सकें। ये संतुलन बहुत नाजुक है। स्टेट का बहुत ज्यादा कंट्रोल एल्गोरिथमिक ऑसिफिकेशन की ओर ले जाता है, जहां नेशनल मॉडल ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की तुलना में आउटडेटेड और इनएफिशिएंट हो जाता है। बहुत कम कंट्रोल कॉर्पोरेट सेसेशन की ओर ले जाता है, जहां देश के सबसे स्मार्ट दिमाग और सबसे पावरफुल एजेंट्स कानून के दायरे से बाहर काम करने लगते हैं। मॉडल लैंडलॉर्ड और नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट लेड एआई का उदय नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते को भी फिर से परिभाषित करता है। अगर स्टेट प्रोडक्शन के मुख्य साधनों यानी कंप्यूट का मालिक है, तो स्टेट एक तरह से अल्टीमेट मॉडल लैंडलॉर्ड बन जाता है। ये राज्य को एक अभूतपूर्व लेवरेज प्रदान करता है। ये अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरप्लस का इस्तेमाल डिजिटल पब्लिक गुड्स देने के लिए कर सकता है, जैसे हर बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन एजेंट्स, बुजुर्गों के लिए पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर मॉनिटर्स और मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए ऑटोमेटेड लीगल एड। ये सॉवरेन डिविडेंड का सबसे डायरेक्ट रूप है। हालांकि राज्य को निगरानी और बिहेवियरल शेपिंग की ऐसी पावर भी देता है जिसे देखकर 20वीं सेंचुरी के तानाशाह भी जल जाएं। जब राज्य वो लॉजिक प्रोवाइड करता है जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो असिस्टेंस और डायरेक्शन के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है। सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन के लिए एक टूल नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक टूल है। कंक्लूजन, द कॉग्निटिव फ्रंटियर। 2030s ने हमें सिखाया है कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब अब सिर्फ मटेरियल सेंस में वेल्थ ऑफ नेशंस नहीं रहा, इसका मतलब है इंटेलिजेंस ऑफ नेशंस। राज्य की भूमिका मार्केट्स के रेगुलेटर से बदलकर उस कॉग्निटिव सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करने वाली हो गई है जिस पर ये मार्केट्स टिके हैं। इस दौर में वही नेशंस कामयाब होंगे जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एजाइल इंटेलेक्चुअल आउटपुट के बीच के गैप को सफलतापूर्वक भर सकेंगे। ये वो लोग होंगे जो अपने सेमीकंडक्टर चेन्स को उतनी ही मजबूती से सुरक्षित रखेंगे जितनी मजबूती से उन्होंने कभी अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखा था, और जो अपने नेशनल डेटा कॉमन्स को एक सेक्रेट ट्रस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसा कि हमने देखा है, एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट और यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम को फंड करने की एबिलिटी फंडामेंटली राज्य की अपने खुद के ऑटोमेटेड सिस्टम्स के इंटेलिजेंस सरप्लस को कैप्चर करने की एबिलिटी से जुड़ी है। अगर कोई नेशन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल खो देता है, तो वो अपने फ्यूचर को फंड करने की अपनी एबिलिटी खो देता है। इस एहसास ने इस बात की रेडिकल री इमेजिनिंग की नींव रख दी है कि राज्य इस नए डिजिटल लैंडस्केप से वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करता है। सॉवरेन डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए राज्य को सिंपल कॉर्पोरेट टैक्सेस से आगे बढ़कर वेल्थ कैप्चर के एक ज्यादा ग्रैनुलर और रियल टाइम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना होगा। यह हमें स्टेट की भूमिका में अगले क्रिटिकल इवोल्यूशन की ओर ले जाता है, जो है स्टैटिक इनकम टैक्सेस से डायनामिक और ऑटोमेटेड लेवीज की ओर ट्रांजिशन, जो सीधे प्रोडक्शन के एजेंट्स यानी मशीनों पर लागू होता है। इंटेलिजेंस के सॉवरेन कंट्रोल की ओर यह बदलाव फिस्कल अपैरेटस की पूरी तरह से रीस्ट्रक्चरिंग को ट्रिगर करता है। यदि लेबर अब वैल्यू का प्राइमरी सोर्स नहीं रहा, तो 1900s का टैक्स कोड प्रभावी रूप से एक रेलिक बन गया है। सॉवरेन एसआई और कंप्यूट बैक्ड सॉवरेन फंड्स के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए स्टेट को सेक्शन 5.5 टैक्सेशन इन 2030, रोबोट टैक्सेस, डेटा डिविडेंड्स और बार वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की ओर देखना होगा।